नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। चैप्टर 5 चल रहा है क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब का। यहां तक हम लोग इस किताब को डिस्कस कर चुके थे। इसके आगे चलते हैं। हम लोग मोड ऑफ अक्रेंसेस ऑफ मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे हमको मिनरल ओर मिलते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले जिप्सम के बनने का तरीका, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो मिनरल्स मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मिनरल्स मिलते हैं, उसके बारे में बात की। एक और मिनरल मिलने का तरीका है, मोड ऑफ फॉर्मेशन है मिनरल्स का, वो है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। पृथ्वी के ऊपर जो रॉक्स हैं, जो कि अर्थ की सरफेस को या फिर आप कह लीजिए अर्थ के एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड हैं, उनकी रेगुलर इरोजन होता है, वेदरिंग होती है उनकी। वेदरिंग मतलब इरोजन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो इरोजन पानी से भी हो सकता है, वो इरोजन हवा से भी हो सकता है, रेनफॉल से भी हो सकता है, ग्लेशियर से भी हो सकता है। बहुत सारे नाना प्रकार के तरीकों से इरोजन होता है। जब ये इरोजन होता है तो वेदर्ड मटेरियल नीचे बचता है, यानी कि ऊपर जो रॉक्स हैं वो धीरे धीरे इरोड होती जाएंगी, इरोड होती जाएंगी, कटती जाएंगी, कटती जाएंगी, कटती जाएंगी। कभी कभी क्या होता है कि कटने के बाद जो नीचे की तरफ रेजिडुअल मास बचा हुआ मिलता है ना, इसमें ओर्स होते हैं। बॉक्साइट जो ओर होता है ना, ये हमको ऐसे ही मिलता है पृथ्वी पे। ठीक है, फिर आगे बात की जाए। अभी बॉक्साइट ओर के बारे में बहुत और प्रॉपर तरीके से बात करेंगे धीरे धीरे आगे। बहुत सारे मिनरल्स एल्यूवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स में भी मिलते हैं एट द बेस ऑफ हिल्स। देखिए, आपको पता है कि हमारे हिमालय से बहुत सारी नदियां निकली, गंगा यमुना जैसी। ठीक है, और वो बहती बहती प्लेन एरिया में पहुंचती हैं, यूपी बिहार इन सब के। तो ये अपने साथ कुछ सिल्ट लेके चलती हैं। कभी कभी क्या होता है कि अपने साथ मिनरल लेके भी चलती है और मिनरल को वैली फ्लोर्स में डिपॉजिट करती हैं। बहुत सारे केसेस में जब ये मिनरल्स हैवी होते हैं ना, तो ये जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों से जैसे ही नदी नीचे आएगी तो भारी होने की वजह से मिनरल्स पहाड़ों के बेस पे इकट्ठे हो जाएंगे, आगे बह नहीं पाएंगे। इस तरीके के डिपॉजिट्स को बोला जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स। वो डिपॉजिट्स जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं, जो नदियां बहती हुई अपने वैली फ्लोर्स में या एट द बेस ऑफ द हिल्स पे डिपॉजिट कर देती हैं, इनको प्लेसर डिपॉजिट्स बोला जाता है। कभी कभी इनमें मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये जो मिनरल्स होते हैं इनकी खास काबिलियत होती है कि वो पानी इनको कोरोड नहीं कर सकता। क्योंकि पानी इनको ट्रेवल करके लेके जा रहा है, ये नदियां इनको ट्रेवल करके लेके जा रही है, तो अगर ये पानी में कोरोड हो गए तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं मिलेंगे वहां पे। तो गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, ये इस तरीके प्रकार के कुछ मिनरल्स हैं। हालांकि इनकी जो क्वांटिटी वो ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। फिर ओशन वाटर में भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओशन वाटर है इतना बड़ा, और ओशन वाटर के अंदर ये जो मिनरल्स है बहुत फैले हुए हैं, बहुत डिफ्यूज्ड है। तो किसी भी तरीके का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक लेवल पे आप इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। समझिए बात को। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मिनरल ओर के अंदर, किसी रॉक के अंदर आपको अगर एक मिनरल बहुत ज्यादा मात्रा में कंसंट्रेटेड नजर आता है, तो ही आपके लिए उसका एक्सट्रैक्शन कॉमर्शियली वायबल होता है, नहीं तो वो मिनरल आपके लिए बेकार है। ओशंस में बहुत नाना प्रकार के मिनरल हैं, बट वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड हैं, फैले हुए हैं, कंसंट्रेटेड नहीं, जिसके चलते उनका कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ मिनरल्स हमारे डेली मर्रा की जरूरत की, जैसे कॉमन सॉल्ट, ये ओशन के वाटर से हम लोग खींचते हैं। फिर मैग्नीशियम और ब्रोमीन जैसे जो मिनरल्स हैं, वो भी ओशन वाटर से निकाले जाते हैं। और ओशन बेड्स एक प्रकार के मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है मैंगनीज नोड्यूल्स। इंडिया भी मैंगनीज नोड्यूल्स की डीप सी माइनिंग में बहुत समय से इन्वॉल्व है। आज से 3-4 साल पहले मैंगनीज नोड्यूल्स बहुत ज्यादा न्यूज में था, करंट अफेयर्स में था। फिर आते हैं हम लोग रैट होल माइनिंग पे। व्हाट इज बेसिकली दिस रैट होल माइनिंग? ये देखिए दोस्तों, ये दिख रही है आपको रैट होल माइनिंग। लेफ्ट साइड पे जो आपको छोटा सा छेद दिख रहा है ना, ये एक होल है। उस होल के अंदर एक बच्चा, ये आदमी घुस के अंदर जाके माइंस मिनरल्स को निकाल के लाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, अंदर इस तरीके का हिसाब है, यहाँ पे एक से ज्यादा आदमी नहीं बैठ सकता। जो रैट होल्स होते हैं वो और छोटे होते हैं, तो फिर भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो इस तरीके की रैट होल्स माइनिंग होती है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, खासकर मेघालय के इलाके में रैट होल माइनिंग बहुत मेजर स्केल पे होती है, जिसको गवर्नमेंट ने बैन भी करके रखा है। तो ज्यादातर जो मिनरल्स हैं इंडिया में दोस्तों, ये नेशनल प्रॉपर्टी, तो इनको नेशनलाइज कर दिया गया। तो मिनरल्स किसी की कॉमर्शियल या पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। ये नेशनलाइज नहीं, सरकार की ओनरशिप में है, मतलब लोगों की ओनरशिप में, क्योंकि सरकार लोग ही चुन के लेके आते हैं। और इनका एक्सट्रैक्शन आप तभी कर सकते हो जब गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी। तो अगर आपने गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे रखी कि आप मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन करो, तो ही आप मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन करोगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्राइबल इलाकों में इन मिनरल्स को कभी कभी इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज भी ओन करते हैं। ज्यादातर केसेस में सरकार ही ओन करती है, बहुत बहुत माइनर लेवल पे कभी कभी इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज भी इन मिनरल्स को ओन करते हैं। मेघालय में बहुत लार्ज डिपॉजिट्स है कोल के, आयरन ओर के, लाइमस्टोन के, डोलोमाइट के। ये जो आपको यहाँ पे फोटो नजर आ रही है ना दोस्तों, ये वाली, ये एक्चुअली में इस तरीके की रैट होल माइनिंग मेघालय में बहुत होती है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत होती है। फिर
जोवाई नाम की जगह, चेरापूंजी नाम की जगह है जो मेघालय में, वहां पे कोल माइनिंग होती है। और ये कोल माइनिंग नैरो टनल के थ्रू होती है, जिसको बोला था रैट होल माइनिंग। जो टनल्स मैंने आपको दिखाई, ये बहुत ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग होती है, खतरनाक होती है, हेल्थ के लिए डेंजरस होती है। अगर अंदर कुछ भी ईंटा पत्थर गिर गया तो वो आदमी अंदर ही फंसे रह के मर जाएगा, कोई भी उसको निकाल नहीं पाएगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस रैट होल माइनिंग को इलीगल डिक्लेयर करके रखा और बोला कि ये बंद होनी चाहिए। पहले तो इस रैट होल माइनिंग को सरकार रेगुलेट करती थी, तो तब तक ये रेगुलेटेड थी, सरकार का इसके ऊपर ध्यान था। जब सरकार ने इसको बैन कर दिया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बोला कि इसको बैन कर दो, तो बंद तो हो गया। तो जब बंद हुई उसके बाद भी रैट होल माइनिंग चालू है मेघालय में, ये अलग बात है कि अब वो रेगुलेटेड नहीं है। अब चूंकि रैट होल माइनिंग रेगुलेटेड नहीं है, तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनका और एक्सप्लॉयटेशन होता है। यहाँ पे डिफरेंसेस बताने को बोले गए, ओपन पिट माइन, क्वेरी और अंडरग्राउंड माइन विद शाफ्ट्स। इन डिफरेंसेस को मैंने पहले की अपनी ज्योग्राफी वीडियोस में कवर किया है, इसलिए मैं आप दोबारा कवर नहीं कर रहा हूं, कुछ आप लोग भी दिमाग लगाइए। इंडिया में बहुत रिच है मिनरल रिसोर्सेज के मामले में, बहुत सारे मिनरल रिसोर्स मिलते हैं और बहुत वेराइड क्वांटिटी में मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है, तो ये जो आपको ईस्टर्न बेल्ट मिलेगी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिनरल्स दिखेंगे। बाकी जगहों पे हो सकता है देश में आपको इतने मिनरल्स ना मिले। तो ज्यादातर जो मिनरल्स हैं वो हमारे देश के पेनिनसुलर रॉक्स में। तो पेनिनसुलर रॉक्स में ज्यादातर मेटलिक मिनरल्स, कोल, मीका और अदर नॉन मेटलिक मिनरल्स मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स देखोगे अगर आप वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक्स की पेनिनसुला के, तो गुजरात और आसाम में, गुजरात आपका वेस्टर्न फ्लैंक पे, आसाम ईस्टर्न फ्लैंक पे, वहां पे आपको पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिलेंगे। राजस्थान का जो रॉक सिस्टम है वहां पे आपको नॉन फेरस मिनरल्स मिलेंगे। जो वास्ट एल्यूवियल प्लेन्स है नॉर्थ इंडिया के, उनमें कोई भी इकोनॉमिक मिनरल काम का नहीं मिलता है। तो बात यह है दोस्तों कि कौन सी जगह पे कितने मिनरल्स मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं, बेसिकली दिस इज अ स्टडी ऑफ जियोलॉजी। यहां की जमीन, धरती किस तरीके से बनी है, लैंड मास कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द लास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स, वो इस बात को डिसाइड करता है कि कौन सी जगह पे कितने मिनरल्स मिलेंगे। ठीक है ना। तो मिनरल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में वो बहुत वेरीड है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है, ओवरऑल पूरे देश के पास मिनरल होने चाहिए जो कि है। तो अब देखिए, लेट अस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। और एक बात दोस्तों, यहां पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, आप हर चीज को समझ नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है ना। अब कौन से मिनरल कहां मिल रहा है, किस क्वांटिटी में मिल रहा है, ये तो भैया आपको याद करना पड़ेगा इंडिया में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर, जितना ज्यादा उस ओर के अंदर मिनरल है उतना ज्यादा उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सट्रैक्शन है, वो कॉमर्शियल होगा। और तीन चार चीजें होती हैं। एक तो मिनरल का कंसंट्रेशन ओर के अंदर ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, उसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास होना चाहिए, आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सके। और तीसरी चीज, एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो मार्केट जहां पे उस मिनरल को बेचा जा सके। ये तीनों चीजें जब एक साथ हो जाती हैं तो आप बोल सकते हो कि एक रिजर्व इकोनॉमिकली वायबल है। और फिर उस मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व को माइन में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि माइन वहां खोदी जाती है जहां से आपने मिनरल निकाला, मिनरल हाई क्वांटिटी में, उसको निकालने की टेक्नोलॉजी है और उसको बेचने का मार्केट पास में। अब बात करते हैं फेरस मिनरल की, यानी वो मिनरल्स जिसमें आयरन पाया जाता है। फेरस मिनरल्स आर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटलिक मिनरल्स। यानी मेट्रिक मिनरल्स का अगर टोटल प्रोडक्शन इंडिया में मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का, एक लमसम आइडिया बता रहा हूं, तो 75 करोड़ की वैल्यू तो फेरस मिनरल्स की है। ये मैं मेटलिक मिनरल्स की बात कर रहा हूं, अभी नॉन मेटलिक मिनरल्स को यहां पे इंक्लूड नहीं किया है। और ये जो फेरस मिनरल्स होते हैं ना दोस्तों, ये देश की मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेटलर्जी वाला जहां पे भी काम है वहां पे ये फेरस मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। फेरस मिनरल्स को बहुत हैवी क्वांटिटी में इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, हालांकि इंटरनल डिमांड्स को पूरा होने के बाद। आयरन ओर की बात की जाए तो आयरन ओर एक बहुत बड़ा मिनरल है दोस्तों, इंडिया में बहुत मिलता है और इंडिया इसको बहुत बड़ी हैवी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करता है। और इसलिए कभी कभी इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि आयरन ओर जैसा इंपॉर्टेंट मिनरल जो कि इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उसको हम इतनी हैवी क्वांटिटी में बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना जैसी कंट्रीज इंडियन आयरन ओर को बहुत बल्क में इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक बेसिक मिनरल है, बैकबोन है इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। इंडिया में बहुत अबेंडेंट रिसोर्सेज हैं आयरन ओर के, और इंडिया जो है वो क्वालिटी आयरन ओर रिसोर्सेज में बहुत रिच है। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर, जिसमें आयरन 70% क्वांटिटी में मिलता है। इसकी क्वांटिटीज काफी मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैग्नेटाइट इज द बेस्ट टाइप ऑफ आयरन ओर, 70% आयरन। उसके बाद आता है आपका हेमेटाइट, इसमें 50 to 60% आयरन ओर है। अब भाई आप देखिए यहाँ पे जो आयरन कंटेंट है वो मैग्नेटाइट से तो कम है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की काफी
अच्छी हैं, ठीक है, तो इसको भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में डिप्लॉय किया जा सकता है। अगर आयरन ओर का स्टेट वाइज शेयर देखा जाए कि कौन से स्टेट में कितना आयरन ओर मिलता है, 2016-17 का डाटा है, तो आपको ओडिशा में 52%, छत्तीसगढ़ में 16%, कर्नाटका में 14%, झारखंड 11% और बाकी स्टेट्स में 7%। यानी ओडिशा की बादशाहत नजर आ रही है 2016-17 के डाटा में, किसमें, आयरन ओर में। आगे आते हैं कुद्रेमुख। कुद्रे नाम की जो जगह है कन्नड़ में, कुद्रे का मतलब कन्नड़ में होता है घोड़ा, और जो वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है कर्नाटका में, उसका जो फेस है वो हॉर्स की तरह है, इसलिए यह नाम पड़ा। अब यहां पे दोस्तों देखिए थोड़ा सा चेंजेस है। यहां पे लिखा है कि जो कुद्रेमुख है आपका, कुद्रेमुख सबसे हाईएस्ट पीक है, इसकी जो एलिवेशन है मैं आपको बता दूं 1894 मीटर है, और वेस्टर्न घाट्स में कुद्रेमुख को सबसे बड़ी पीक बोला जाता है कर्नाटका में। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे जाके देखोगे तो जो पीक्स हैं, जो बड़े बड़े हिल्स है कर्नाटका में, सबसे बड़ा है मुलायानागिरी हिल्स, वो है 1930 मीटर्स। उसके बाद है बाबा बुदानगिरी हिल्स, वो है 1895 मीटर्स, और फिर कुद्रेमुख है जो कि है 1894 मीटर्स। बट चलिए आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हो, आप ये समझिए कि जो कुद्रेमुख पीक है इसकी हाइट है 1894 मीटर। कुद्रे नाम का जो शब्द है इसका मतलब है घोड़ा, ठीक है, क्योंकि कन्नड़ में कुद्रे का मतलब ही होता है घोड़ा। और बात यह है कि ये जो कुद्रेमुख नाम की जो पीक है वो घोड़े की शेप की है, इसका जो फेस है वो घोड़े के शेप का है। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। जो बेलाडीला हिल्स है ये एक हम्प ऑफ एन ऑक्स की तरह लगता है, इसलिए इसको इस टाइप का नाम दिया गया है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एक आयरन ओर की आपको माइन नजर आ रही है। अब भाई मेजर आयरन और बेल्ट्स ऑफ इंडिया देखते हैं। सबसे पहली जो मेजर आयरन और बेल्ट इंडिया में हुआ ओडिशा झारखंड बेल्ट। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखिए रटनी पड़ेंगी। ओडिशा में हाई ग्रेड का हेमेटाइट ओर मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है, बदमफहार माइंस है मयूरभंज और केंदुजार डिस्ट्रिक्ट में। उसके पास में एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, वहां पे भी हेमेटाइट आयरन ओर मिलता है। ओके, गोवा और नोवामुंडी में। So in the adjoining Singapore district of Jharkhand, hematite iron ore is mined in Goa and Nowamundi। ये कहाँ पे, ये आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में। ओडिशा में क्या है, बदमपहर माइंस इन मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। ये जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत हद तक माओइज्म से अफेक्टेड है। फिर दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, ये भी माओइज्म से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। ये बेल्ट लाई करती है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। बहुत हाई ग्रेड हेमेटाइट्स मिलते हैं यहाँ पे। फेमस बेलाडीला रेंज है बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन और मिलते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं, स्टील को बनाने में ये बहुत पोटेंट होता है। और यहां से जो आयरन और निकलता है उसको जापान और साउथ कोरिया भेजा जाता है विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु, तुमकुरु बेल्ट। ये पड़ती है कर्नाटका में। यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े आयरन ओर के रिजर्व्स हैं। जो कुद्रेमुख माइंस है जो कि वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है कर्नाटका की, वो यहीं पे है, बल्लारी, चित्रगुर, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु बेल्ट। ये जो कुद्रेमुख माइंस है चिकमगलुरु में ही है। ये एक 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। कुद्रेमुख के जो डिपॉजिट्स हैं दे आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत सारा आयरन ओर मिलता है और भैया हैवी क्वांटिटी में आयरन ओर को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। जो ओर है उसको स्लरी के फॉर्म में पाइपलाइन के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है मैंगलुरु पोर्ट के पास, और वहां से बाहर भेज दिया जाता है। फिर महाराष्ट्र गोवा बेल्ट की बात कर लीजिए, इसमें गोवा आ जाता है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र आ जाता है। ओर्स बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के नहीं है, बट उनको बहुत एफिशिएंटली एक्सप्लॉइट किया जाता है, और यहाँ पे आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है मारमा गोवा पोर्ट के थ्रू, जो कि आपका गोवा में है। मैंगनीज की बात की जाए तो मैंगनीज का प्रयोग होता है स्टील को बनाने में और फेरोमैग्नेटिक अलॉय को बनाने में। 1 kg स्टील को बनाने में 10 kg मैंगनीज इनपुट लगता है। ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने में, इंसेक्टिसाइड्स को बनाने में, पेंट्स को बनाने में भी मैंगनीज का प्रोड्यूस होता है, यूज होता है। 2016-17 में अगर आप मैंगनीज का प्रोडक्शन देखें तो महाराष्ट्र 25%, मध्य प्रदेश 27%, आंध्र प्रदेश 10%, कर्नाटका 11%, उड़ीसा 25%, अदर्स 2। तो ये मैंगनीज का शेयर है, मतलब कौन से स्टेट में कितना मैंगनीज प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। नॉन फेरस मिनरल्स की बात कर लेते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स पे जाने से पहले दोस्तों आप इस मैप को देखिए। ओके, इस मैप में आपको आयरन ओर फील्ड्स, आयरन ओर माइंस, आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स, मैंगनीज, बॉक्साइट, मीका। आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स की बात की जाए तो ये जो गोवा का मार्मागोवा पोर्ट है यहाँ से आयरन और एक्सपोर्ट हो रहा है। जो मंगलुरु पोर्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कर्नाटका में, यहाँ से आयरन और एक्सपोर्ट हो रहा है।
विशाखापट्टनम जो यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश में नजर आ रहा है, यहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट हो रहा है। पारादीप, यहाँ से आपका आयरन ओर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये 4 मेजर पोर्ट्स हैं जहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। आयरन ओर की माइंस कहाँ कहाँ दिख रही, तो ये लाल रंग के ट्राइंगल से दिख रही है। तो आपको नजर आ रही चंद्रपुर में, दुर्ग, बेलाडीला, कुआ, मयूरभंज, केंदुजार, इधर चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु, तुमकुरु। तो ये सब जगहों पे आपको ये माइंस दिख रही है। तो चिकमगलुरु, तुमकुरु, चित्तूर, अगर आप इन सारी लोकेशंस को, इस मैप को अगर आप प्रॉपर तरीके से देखते हो ना दोस्तों, देखिए ये माइंस आपको याद होंगी नहीं, ये काफी मुश्किल होती है। तो इनको याद करने का बेस्ट तरीका ये कि ये जो मैप आपके सामने ना, इस मैप को आप बहुत ध्यान से देखो। अगर ये मैप आपके दिमाग में बैठ गया, आपको चीजें याद आ जाएंगी। जैसे यहाँ देखिए रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे मिलते हैं आपके आयरन ओर माइंस, गोवा में मिलती हैं आपकी आयरन ओर माइंस। तो अगर आप इस मैप को प्रॉपर तरीके से देख लेते हो तो एक बार को आपको याद रहेगा कि कहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीका की बात की जाए तो मीका यहाँ मिल रहा है नेल्लोर में। नेल्लोर में कहाँ पे है इस समय पे, आंध्र प्रदेश में। फिर ऊपर आइए, गया में मिल रहा है आपका, बिहार में। फिर इधर हजारीबाग में मिल रहा है। तो इन सब जगहों पे आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है मीका। उसके साथ बॉक्साइट देख लीजिए, तो बॉक्साइट की लोकेशन कहाँ दिख रही है, तो भाई कोड़ापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा यहाँ पे दिख रही है। फिर इधर दिख रही है आपको बॉक्साइट की लोकेशन, यहाँ दिख रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। ओके, तो ये कटनी में दिख रही है मध्य प्रदेश में। तो मैप प्रॉपर तरीके से स्टडी करिए दोस्तों, मैप के दम पे आप काफी चीजें याद कर सकते हो, समझ सकते हो। नॉन फेरस मिनरल्स की बात करना शुरू करें अगर, नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जहां पे आयरन ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलता है। इनमें क्या क्या आता है, तो भाई कॉपर है, बॉक्साइट है, लेड है, जिंक है और गोल्ड है। अगर आप बात करो नॉन फेरस मिनरल्स की प्रोडक्शन में, तो इंडिया के पास नॉन फेरस मिनरल्स के ज्यादा रिजर्व है नहीं, और हमारा जो प्रोडक्शन है नॉन फेरस मिनरल्स का वो भी कोई बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि प्रॉमिसिंग नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिजर्व ज्यादा नहीं, और जो थोड़े बहुत रिजर्व है उनको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत हद तक लिमिटेड है। लेकिन ये नॉन फेरस मिनरल्स बहुत जगहों पर प्रयोग होते हैं, मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। कॉपर की वायर्स तो भैया आपको पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी में कॉपर की वायर्स ही लगती हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर और बॉक्साइड के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, जो कि हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम वीडियो को खत्म कर रहे हैं दोस्तों। कॉपर की कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से टेकअप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको इन वीडियो से फायदा मिल रहा होगा। गुड बाय।